जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वर्कशीट P4 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास चैप्टर है स्पेस फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और याद रहे कि ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये आपके जो लास्ट ईयर 2023 का जितने भी वेरिएंट हैं 4.1, 4.2 और 4.3 के ये पेपर हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोर के मैंने इंक्लूड नहीं किए P4 में, P2 में मैंने कोर के MCQs इंक्लूड किए थे, जबकि P4 हम सिर्फ एक्सटेंडेड सिलेबस का ही कर लेते हैं ताकि आपके लिए मुश्किल चीज़ समझ लो तो आसानी से आप इजी चीज़ें आप खुद आसानी से कर लो। ठीक हो गया? सो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। द टाइम टेकन फॉर मार्च टू ऑर्बिट द सन इज 690 अर्थ डेज। ओके स्टूडेंट्स, और आपको पता है ये चीज़ें किस तरह चल रही होती हैं, डेज, आवर्स, क्लियर, देन मिनट्स, एंड देन हम चलते हैं किस पे, सेकंड्स में चलते हैं। ठीक हो गया? सो हमें उसने डेज बता दिया है, और जब भी ऐसी चीज़ बताई जाए फ़ौरन से मेंटली तौर पर तैयार हो जाए करें कि कन्वर्जन कुछ ना कुछ ये ज़रूर कहेगा। द एवरेज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स इज दिस वन। ऑर्बिटल रेडियस बोला बेटा, प्लैनेट का या स्टार का रेडियस नहीं बोला। बात समझ आ रही है? ऑर्बिटल रेडियस मैं एक दफ़ा दोबारा समझा चुका हूँ, हालांकि मैं पहले कई दफ़ा समझा चुका हूँ। इमेजिन कर ले ये क्या है, यहाँ पे सन है और ये आपका कोई प्लैनेट है। तो ऑर्बिटल रेडियस का मतलब है कि इसके सेंटर से या सन के सेंटर से इस तक का डिस्टेंस कर लो, ये आपके पास ऑर्बिटल रेडियस होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सन से लेकर प्लैनेट के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या कह रहे हैं, डी के ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं। ओके हो गया? बात समझ आ गई? अच्छा जी, एंड अर्थ इज 24, अर्थ डे इज 24 आवर। तो अर्थ डे सिंपल सी बात है 24 आवर्स का है। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड। दिया हुआ क्या है स्टूडेंट्स, डेज दिए हुए हैं, आवर्स दिया हुआ है, और आपको किस में लेके जाना है, किलोमीटर पर सेकेंड में लेके जाना है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले बेटा एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला बताएं जरा। एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला क्या होता है, या सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही स्पीड का फार्मूला होता है। लेकिन अगर ये एवरेज ऑर्बिटल स्पीड बन जाएगी या सिंपल ऑर्बिटल स्पीड बन जाएगी, जिसमें प्लैनेट्स गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, किसके अक्रॉस, सन के अक्रॉस लगा रहे हैं, और वो जो प्लैनेट्स है वो एलिप्टिकल शेप के हैं, स्फेरिकल शेप, सर्कुलर शेप के हैं, तो इस केस के लिए हमें डिस्टेंस को चेंज करना पड़ता है into 2 pi r, which is the circumference of the circle, where r is basically the orbital radius, not the planet radius. क्लियर हो गया? ये बात याद रखिएगा। डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके हो गया? अब दोबारा बढ़ते हैं। सो अगर हम इसको चले साथ साथ लिख लेते हैं हम, 3.14 व्हाट इज r, इट्स 2.28 इंटू 10⁻⁸ किलोमीटर। ठीक हो गया? चलो यूनिट नहीं लिखता मैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय What is the time period students? अब टाइम पीरियड आपने ध्यान से समझना है। देखिए, द टाइम टेकन फॉर टू ऑर्बिट द सन इज 690 अर्थ डेज लगा रहा है, और मांगा किस में उसने, टाइम सेकंड में। दैट्स मीन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 690 डेज को सेकंड्स में। आ रही बात समझ? सेम ऐसे ही जैसे इमेजिन कर लेते हैं, अभी आपकी एज क्या है बेटा, 16 to 18 ईयर्स है। चले 18 ईयर्स पोज कर लेते हैं। सो 18 मल्टीप्लाई 18 साल अब जिंदा रहे हो। ठीक हो गया? सो 18 ईयर्स मल्टीप्लाई, डेज में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 365 से। डेज से आवर्स में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई 24 से। मल्टीप्लाई 60 करूंगा तो सेकंड्स तक पहुंच जाऊंगा। अब चूंकि डेज गिवन है, जो कि कितने हैं स्टूडेंट्स, 690 हैं, इनको मुझे लेके जाना है आवर्स में। तो बड़े से छोटे यूनिट में जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई आवर्स से मिनट्स में जाना हो तो मल्टीप्लाई 60, एंड अगेन मल्टीप्लाई 60 कम करूँगा जब मुझे किस में जाना होगा स्टूडेंट, सेकंड में जाना होगा। ऑलराइट? सो ये पूरी चेन इंशाल्लाह लिखेंगे तो आपका आंसर बेटा आ जाएगा 24 किलोमीटर पर सेकंड। चेक कर ले, मेरे ख्याल से मेरा तो आ ही क्या था ये आंसर, आप एक दफ़ा चेक कर लें। स्टेट द शेप ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स, इट्स बेसिकली एलिप्टिकल शेप के होते हैं। ठीक हो गया? याद रखिएगा, सर्कुलर नहीं होते, प्रॉपर एलिप्टिकल शेप के होते हैं, थोड़ा सा ओवल शेप सा होता है। ठीक है? लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी इज रेड शिफ्ट। कहता है किसी गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है उसके पैटर्न में हमें रेड शिफ्ट नजर आ रहा है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है जी? रेड शिफ्ट रिप्रेजेंट करती है कि गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अस।
Point number 1, galaxy is moving away from us. All right, and receive light shows increase in wavelength. Okay, increase in wavelength as compared to the original wavelength. ऐसे भी आप लिख सकते हैं. क्लियर हो गया? स्टेट द क्वांटिटी दैट रेड शिफ्ट इज यूज टू कैलकुलेट. जी, रेड शिफ्ट कैलकुलेट मैंने आपको बताई थी, याद करें लेक्चर में जब रेड शिफ्ट पढ़ाया था. तो रेड शिफ्ट के पैटर्न, जब रेड शिफ्ट हुआ था, ब्लू शिफ्ट हुआ था, तो मैंने वहां पे आपको एक वेलोसिटी निकाल के दिखाई थी. अगर आपको नहीं याद तो जाके जरा दोबारा देख लीजिएगा. सो यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ मूविंग गैलेक्सी फ्रॉम द रेड शिफ्ट. ऑलराइट. ये तो बड़ी जल्दी हो गया क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. क्यों ड्वार्फ है? प्लैनेट है. अगेन लेक्चर्स में समझा चुका हूँ. 3 कंडीशंस बताई थी. उन 2 कंडीशंस पे फुलफिल होता है प्लूटो, लेकिन 3rd कंडीशन पे फुलफिल नहीं होता. दैट्स मीन वो अपने एरिया को सही तरह क्लियर नहीं कर सकता. बहुत सी और डेब्रिस वगैरह और रॉकी किस्म के पत्थर वगैरह इसके रास्ते में आते रहते हैं, तो इस वजह से इसको निकाल दिया गया है प्लैनेट की लिस्ट से. ओके, चेक कर लीजिएगा इसको अगेन. ठीक है. shows the direction of the motion of the Pluto and it follows an elliptical orbit around the sun. That means sun बेटा यहाँ से करीब है. ठीक है. Pluto point X is the point. ठीक है. The orbital speed of the Pluto varies. Okay जी बेटा. Describe how the speed of the Pluto varies at its come from X to Y and then back to X. Okay जी. कहाँ से कहाँ आना है? X to Y. Pluto varies. It moves from X to Y. X to Y जा रहा है. अब बेटा यहाँ देखो, सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप एक ऐसे सोर्स के करीब आते हो जो कि आपको खींच रहा है, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. क्या मतलब निकला? मतलब ये बेटा कि जब प्लूटो इस जगह पे है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. दिस एरिया इज हैविंग लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक हो गया? हैविंग लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑलराइट. ओके, ये एरिया क्या है? हैविंग ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो बेटा सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे उस एरिया की तरफ आओगे जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि डिस्टेंस कम है बेटा, वहां पे डिस्टेंस ज़्यादा है वाई की तरफ. तो इसका मतलब है हैविंग लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स, हैविंग ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर एक्स से वाई जाओगे दैट्स मीन आप ऐसे एरिया की तरफ जा रहे हो जहां पे लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू होगी. क्यों? क्योंकि आप सन के अगेंस्ट मूव कर रहे हो. तो जब या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, तो अगेंस्ट मूव करते हो तो आपको पीछे से पकड़ के कोई खींच रहा है. इसका मतलब है प्लूटो जब एक्स से वाई जाएगा तो इसको बैक साइड फोर्स लगेगी जो इसको रोकने की कोशिश करेगी. सो हम इसकी लिख देते हैं इस पॉइंट में एक्स टू वाई. अब शॉर्ट कर खुद कर लीजिएगा. फ्रॉम एक्स टू वाई स्पीड decreases. All right, and y to x speed increases. ठीक हो गया? आई होप सो कि अब आपको कुछ ना कुछ बेहतरी फील हो रही होगी इसके जब हम पास पेपर कर रहे हैं. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर व्हाई द स्पीड ऑफ प्लूटो वेरीज इन दिस वे. ओके, इसको ज़रा दोबारा समझें. ये रीजन कौन सा है? जहां पे आपके पास हाई ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है. एग्री? ठीक हो गया कि नहीं हो गया? और वाई वाला वो रीजन है जहां पे ग्रेविटेशनल जो फील्ड लाइंस है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है स्टूडेंट्स? कम है. ठीक हो गया? तो फील्ड लाइंस क्या कहाँ है ज़रा देखिएगा प्लीज़. फील्ड लाइंस ऐसे हैं कि इस एरिया में कम है और इस एरिया में ज़्यादा है. यहाँ पे इंटेंसिटी हाई है, यहाँ पे जो वाई के रीजन है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? लोअर है. ओके हो गया? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा. आपके पास स्टार्स और प्लैनेट्स और सन और इस किस्म की जो प्लैनेट्स हैं, जो जो है डिफरेंट, हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं. इनके दरमियान बेटा जो फोर्स ऑफ है अट्रैक्शन है वो कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. इजी हो गया बात समझ आ गई? ठीक है. अब 2 तरह की एनर्जी पाई जाती है इनके दरमियान. एक है स्टूडेंट्स GPE और दूसरी है कौन सी?
काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। तो अब जैसे जैसे ये प्लूटो एक्स के करीब आएगा वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होगी, तो स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और चूंकि आप टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहे हो, दैट्स मीन एक फोर्स है जो आपको अपनी तरफ खींचती चली आ रही है, तो जीपी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे टूवर्ड्स द एक्स आओगे। लेकिन टोटल एनर्जी अगेन क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक हो गया। वेलोसिटी डिक्रीज क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्लूटो आगे की तरफ जा रहा है, सन उसको पीछे से पकड़ खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या आना शुरू हो जाएगा, डिक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब चूंकि आप अगेंस्ट द फोर्स फील्ड जा रहे हो, फोर्स फील्ड चाहती है, सन चाहता है ये चीजें मेरी तरफ आए, आप सन के अगेंस्ट जा रहे हो, तो जीपीई क्या कहती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इन अ पोजीशन अगेंस्ट द फोर्स फील्ड या इन अ फोर्स फील्ड। तो आप इस सन की फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, लिहाजा आपकी जो जीपीई है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके हो गया। सो फ्रॉम वाई टू एक्स जाते हुए ये सिनेरियो है। ठीक हो गया। और एक्स से वाई जाते हुए आपके पास ये सिनेरियो है। ऑल डन। जबकि टोटल एनर्जी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, वो सेम रहेगी। ठीक हो गया ना। तो अब मैं इसको लिख लेता हूं जरा। सो इन मूविंग फ्रॉम एनर्जी ट्रांसफर लिख लेते हैं। मूविंग फ्रॉम कहां से कहां जा रहे हैं, वाई टू स्टूडेंट्स किधर जा रहे हैं, एक्स जा रहे हैं। इसका मतलब है हम सन के करीब जाना चाह रहे हैं, तो जैसे जैसे सन के करीब जाएंगे सन की फेवर में काम कर रहे हैं, सन तो चाहता है ये चीज़ें मेरी तरफ है, तो सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचना शुरू हो जाएगा किसको, प्लूटो को, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो सिमिलर सी बात है बेटा, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हो, आपको आगे की तरफ डायरेक्शन में एक बंदा पकड़ के भगाना शुरू कर दे तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, आप भागना शुरू हो जाओगे उसके साथ। ठीक हो गया। सो फ्रॉम वाई टू एक्स काइनेटिक एनर्जी increases while okay and लिख देते हैं while and GPE decreases while total energy remain conserve। ठीक हो गया। पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट। अब दूसरा पॉइंट, मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई व्हाट विल हैपन, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एंड जीपीई इंक्रीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। ठीक हो गया। सो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि देयर इज अ कंजर्वेशन और कन्वर्जन फ्रॉम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये लाइन लिख लीजिएगा जो मैंने अभी बोल दी। अगर स्पेस मेरे पास अब स्पेस खत्म हो गई, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, बचाए कि काइनेटिक एनर्जी पूरे पूरे वर्ड्स लिखो, आपके ही डाल दो, बात खत्म कर दो। ठीक है। The average temperature on the surface of the Pluto is 43 Kelvin. Convert this temperature to a value in the degrees Celsius. Okay जी, फार्मूला क्या होता है बेटा, Kelvin is equal to डिग्री सेल्सियस प्लस 273। दैट्स मीन डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो क्या आपको टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा। ऑल राइट। सो केल्विन टेम्परेचर बेटा गिवन है 43 केल्विन। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर 43 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा -230 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। ऑल राइट। कहता है जी प्लूटो का प्रॉब्लम ये है कि उसकी कुछ वाइट सरफेस है, ठीक हो गया, और कुछ उसकी है ब्लैक सरफेस है। ठीक हो गया। अब बेटा ये कहता है कि अगर एक्सप्लेन दिस हाउ दिस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द प्लूटो एज इट रोटेट्स इन आउट एक्सिस। तो कहता है जब ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो किस तरह से ये नेचर उसके टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको समझा देता हूं बेटा, जो वाइट सरफेस होती है जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, वो पुअर एब्जॉर्बर होती है, पुअर एमिटर होती है स्टूडेंट्स। ओ आर आता है, ई आर आता है, पुअर एमिटर।
देख लीजिएगा जो भी आता हो, बट गुड रिफ्लेक्टर होती है। ठीक हो गया। लेकिन बेटा जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो आपका चलता है किसके साथ, एब्जॉर्बर और एमिटर के साथ चलता है। रिफ्लेक्टर से टेम्परेचर का लेना देना नहीं होता। ऑलराइट, सो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, गुड रिफ्लेक्टर को हटा देता हूँ। बस आपके पास ये हो, पुअर एब्जॉर्बर हो और पुअर एमिटर हो। जबकि जो ब्लैक सरफेस है, ब्लैक सरफेस, इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें है गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर। क्लियर हो गया, बात समझ आई कि नहीं? ठीक हो गया। तो अब जब वाइट सरफेस सन को फेस करेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और जब उसका फेस, वाइट वाला सरफेस सन से दूर हटेगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। क्योंकि अगर एब्जॉर्ब अच्छा नहीं किया तो एमिटर या एमिट भी अच्छा नहीं करेगा। एब्जॉर्ब कुछ किया होगा तो एमिट करेगा ना। और इसी तरह ब्लैक सरफेस में अगर सन की तरफ जाएगा तो ये बेहतरीन एब्जॉर्बर होगा, इसका टेम्परेचर हाई होगा। और जब ये दूर हटेगा, सन से फेस अपना हटाएगा ब्लैक सरफेस, तो इसका मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर है वो उतना ही सडनली डाउन भी होगा, उतना ही ज़्यादा एमिट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको लिख लेते हैं। प्लूटो वाइट सरफेस, 2 मार्क्स का है प्लूटो वाइट सरफेस। तो एक मार्क्स इसका वाइट सरफेस की इंफॉर्मेशन का होगा, एक मेरे ख्याल से ब्लैक सरफेस की इंफॉर्मेशन का होगा। लेस इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेस इंक्रीज इन टेम्परेचर while when facing sun, and less decrease in temperature when facing when moving away from the sun। ऐसे भी कर लो, when moving away फ्रॉम सन। ऑल राइट, इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। फॉर ब्लैक सरफेस हाई इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को यहीं तक हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलते हैं बेटा।